और अब रुख कर लेते हैं हमारी आज की चर्चा का, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है भ्रष्टाचार और खान मार्केट गैंग पर प्रहार। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं शाइना एनसी, जो भाजपा की प्रवक्ता हैं। शाइना जी, स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ ऋतु चौधरी भी जुड़ी हैं, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और साथ ही अनिल बंसल जी जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं भ्रष्टाचार के मसले की और खान मार्केट गैंग की। तो सभी मेहमानों का स्वागत। इससे पहले भाई शाइना एनसी भी हमारे साथ जुड़ने वाली है, लेकिन ऋतु जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार एक बड़ा मसला रहा है। हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से 2014 में जब यूपी की सरकार थी, तो भ्रष्टाचार के मोर्चे पर ही उस सरकार को जनता ने नकार दिया था। आज प्रधानमंत्री ने इस बात को सामने रखा, जो इस बार के चुनावों में भी बार बार उठाई जाती रही है, कि किस तरीके से फेक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करता रहा है खान मार्केट गैंग, इन भ्रष्टाचारियों को बचाने का भी प्रयास करता रहा है, और जिसके आधार पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पर, विपक्ष पर भी निशाना साधा जा रहा था। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं तो बहुत हैरान हूँ, बहुत ज्यादा मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि एक समय होता था जब भ्रष्टाचार की बात करना भी शर्म की बात मानी जाती थी और भ्रष्टाचारियों के साथ तो रहने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन आज जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने सर पे उठा के और हर रैली में घूमते फिर रहे हैं। अब मैं तमाम भ्रष्टाचारी जिनको वो कहते थे कि इनसे चक्की पिसवाऊंगा, इनको जेल भिजवाऊंगा, इनको जो है इनको पकड़वाऊंगा, ये करूंगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, आज वो तमाम भ्रष्टाचारी जो है वो मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, उनको मोदी जी सर पे बिठा के नाच रहे हैं। मैं किस किस का नाम बताऊं? अगर मैं एक नाम लेने शुरू करूं तो आपका जो है डिबेट और आपका चैनल का समय जो है कम पड़ जाएगा। मैं नाम लूं, जनार्दन रेड्डी, प्रफुल्ल पटेल, येदुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज चौहान, मुकुल राय, रमेश पोखरियाल, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, अमरिंदर सिंह, प्रताप सरनायक, संजय सेठ, अशोक चौहान, गीता कोड़ा, नवीन जिंदल, भावना गवली, हसन मुशर्रफ, पेमा कोड़ा, जय कोड़ा। आप बताइए कि ये लोग कौन हैं? ये लोग क्या भाजपा का हिस्सा नहीं है क्या, या ये भ्रष्टाचारी नहीं है? ये बताइए कि भाजपा में आते ही और मोदी वॉशिंग पाउडर से नहाते ही और ये लोग एकदम पवित्र पाक हो गए, और आज प्रधानमंत्री इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इस प्रकार से देश के सामने झूठ परोसने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। और मैं आपने अपनी बात रखी, मैंने आपको रोका नहीं, आपने अपनी बात रखी। मेरा आपसे एक सवाल ये जरूर है कि जब हम बात भ्रष्टाचार की करते हैं, तो ऐसे में जो ये फेक नैरेटिव किया जाता है, क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है, ये बात तो दीगर है कि तथ्यों के आधार पर जांच होती है, तथ्यों के आधार पर जांच को आगे भी बढ़ाया जाता है, केस फाइल्स बंद नहीं होती, जांच चलती रहती है। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि फिर ये खान मार्केट गैंग इस तरीके के नैरेटिव को क्यों आगे बढ़ा रहा है कि ईडी और ये तमाम संस्थाएं सरकार जो तथ्य है उनको नहीं ध्यान में रख रहे, बल्कि एक फेक नैरेटिव आप लोगों की ओर से चलाया जाता है कि ये टारगेट करते हैं। ये जो फेक नैरेटिव है, इसका भी आप कैसे जवाब देंगे? क्योंकि जब भी अदालत में जमानत के लिए जाया जाता है, पूरी सुनवाई होती है, वो सुनवाई सबके सामने होती है, तथ्यों के आधार पर होती है, फिर क्यों? ममता जी, मुझे ऐसा लगता है या तो आप अपडेटेड नहीं हैं, और या तो फिर आपको जानकारी नहीं है, या फिर आप कोई तथ्य आप छुपाने का प्रयास कर रही हैं। आप ये किस खान मार्केट गैंग की बात कर रही हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक संघी गैंग को जरूर जानती हूँ, जो कि पूरी तरह से देश पर इस समय काबिज है और लूट का बाजार उसने बनाया हुआ है। आपको मैं सबसे जो लेटेस्ट जो उदाहरण है वो मैं दे देती हूँ, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का है, जिसमें लगभग 16,000 करोड़ रुपया जो है लूटा गया। उसमें भाजपा ने बाकायदा, ऋतु जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं, आपने बात रखी, ठीक है, मैं आपकी, चलिए हमारे साथ शाइना इनसे जुड़ गई हैं, आपकी बात को मैं उन तक लेके जाती हूँ। शाइना जी, ये लगातार अपनी बात, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मेरे को, लेकिन शाइना जी, ऋतु जी सीधा भाजपा पे हमला करते हुए नजर आ रही है इस बात को लेकर कि तमाम भ्रष्टाचारी तो भाजपा में हैं, ऐसे में हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? ऋतु जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ऋतु जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी आपके पास। आपने जो बात कही उसका जवाब ले लो शाइना जी से। आपने फॉरेन जो है आपने, अरे ऋतु जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आप रुकिए तो। शाइना जी जुड़ी नहीं थी हमारे साथ, तो वो जुड़ गई हैं।
आपने एक बात कही, अब उनका भी तो जवाब देने का बनता है ना। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ एक बार उनको भी अपना जवाब देने दीजिए, आपके पास वापस आती हूँ फिर। शाइना जी। बिल्कुल। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को लेके बिल्कुल स्पष्ट है उनकी प्रतिक्रिया। 10 साल में कोई कांड नहीं हुआ है, कोई स्कैम नहीं। आप शायद भूल चुके हैं कि 2014 में कांग्रेस पार्टी को जो मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया, किस वजह से? एक तरफ था 2G स्कैम, दूसरे तरफ था कॉमनवेल्थ स्कैम, तीसरे तरफ था कोलगेट स्कैम। हम सब जानते हैं कि पीढ़ियों से, बोफर्स से लेके अब तक कितने सारे स्कैम्स हुए हैं उनके शासनकाल में। प्रधानमंत्री ने ईमानदारी, सच्चाई के साथ वोट किया, काम किया। शायद इस वजह से लोगों ने वोट किया है मोदी जी के पक्ष में, क्योंकि वो चाहते हैं उस ऐसे नेता को जिसमें वो राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ ये स्पष्ट रूप से सेवा भाव में प्रगति की राजनीति करने। आपने बिल्कुल सही पूछा कि क्या है लोगों का मूड। मैं पूछूंगी कि पहली बार 10 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहा है, प्रो इनकम्बेंसी रहा है। जो कोई भ्रष्टाचार था तो क्या प्रो इनकम्बेंसी होता? आप कांग्रेस पार्टी की ट्रैक रिकॉर्ड देखिए या फिर आप पार्टी जो लिकर गेट में उनको इम्प्लीकेट किया गया। शाइना जी, एक मिनट। मैं एक्चुअली वो दरअसल उनका ये आरोप था, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का ही सवाल आप तक लेकर जा रही हूं। उनका ये आरोप है कि बीजेपी में भी तो तमाम भ्रष्टाचारी नेता हैं जिन पर केसेस चल रहे हैं। वो बात और है कि वो अन्य पार्टियों से आए हुए हैं, लेकिन आज वो बीजेपी के साथ खड़े हो रहे हैं। उनका ये आरोप है कि आप हमें क्यों आरोप लगा रहे सुनते आ रहे हैं। हम बार बार यही सुनते आ रहे हैं। मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि जो आज विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी। 11 करोड़ सदस्य है हमारे। अब जो कई अन्य नेतागण मोदी जी से प्रभावित होके आना चाहते हैं, उनके बलबूते, उनके ये जानते हुए कि 2024 में जब इलेक्शन में आपको जनता के पास जाना है तो बात होगी, तो क्या बात होगी? होगी डेवलपमेंट के एजेंडाज, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, जो काम हुआ है लाभार्थियों के लिए। 60 करोड़ लाभार्थी, जिसमें से 55 करोड़ को मिला है 5 लाख आयुष्मान भारत के निमित्त, 13 करोड़ महिलाओं को मिला है शौचालय, 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला मिला है। लिस्ट अनगिनत है। आज आप एम्स की बात करें या फिर 680 मेडिकल कॉलेजेस या 150 एयरपोर्ट्स या रेलवेज में जो प्रगति हुई है, ये देखने मिलता है। तो स्वाभाविक रूप से नेतागण अन्य पार्टी से भी आए हैं, लेकिन हमने किसी को कोई पॉलिटिकल इंसुलेशन नहीं दिया। जहां कोई भी केस है वो कानूनी तौर पे जो मैटर सब जुडिस है उस पे आप और हम जजमेंट पे नहीं बैठेंगे। और रही बात जो कोई भी कांड हुआ है, एक मिनट तुझे मैं आ रही हूँ आपके पास, भ्रष्टाचार, तो फिर एक मिनट तुझे मैं आ रही हूँ आपके पास। 10 साल में शाइना जी ऋतु जी कुछ कहना चाहती हैं, मैं उनका एक बार जवाब ले लूं, उसके बाद मैं बंसल जी के पास जाऊंगी। दरअसल जो विकास के काम किए गए हैं, वो विकास के काम के आधार पर एनडीए सरकार लोगों के बीच जा रही है वोट मांगने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर चुनावों में एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। ऋतु जी, अब अपनी बात कह सकती है, इस बार मैं अनिल जी के पास जाऊंगी। ममता जी, पहले तो मैं आप ही के जो है मैनेजमेंट पे सवाल उठा दूं कि मैं जब 5 सेकंड बोली तो आपने मुझे 4 बार टोक दिया। नहीं, आपने अपना पहला सवाल आप ही से किया गया था, आप मुझ पे बार-बार सवाल उठा रही हैं ऋतु जी। पहला सवाल आपसे किया गया, आपका पूरा जवाब मैंने सुना है। उसके बाद आप ही के जवाब के ऊपर जब मैं शाइना जी के पास गई हूं तो मैं वापस आप ही के पास आ रही हूं, और ये बोलकर गई थी कि मैं आपके पास वापस आऊंगी इनका जवाब लेने के बाद। अब वापस आए तो आप फिर मुझ पे सवाल उठा रही हैं। ऋतु जी, आपको मौका दे रही हूँ, आप अपनी बात सामने रखिए, आप अपनी बात सामने रखिए। जी, मैं कह रही हूँ कि मैं शाइना जी से ही अब सवाल पूछ लेती हूँ। अभी हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अभी तो इतने घोटाले गिना रही थी, तो अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा जिसको वसूली बोलते हैं, हफ्ता वसूली, सबसे बड़ा वसूली गैंग जो चला, इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में तो भूली नहीं कि बीजेपी ने कितनी लूट मचाई और कितनी हफ्ता वसूली करी। जो बीजेपी तो को 1 मिनट ऋतु जी, आपने सवाल पूछ लिया, जवाब देने दीजिए उन्हें। पार्टी को नहीं मिला है इलेक्ट्रल, जवाब देने दीजिए उन्हें।
ये बार बार ये टिप्पणी करना इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, जब हम शुद्धिकरण और सफाई करना चाहते हैं वहां आपको सवाल प्रश्न चिन्ह उठाना है। तो सबसे पहले बोलिए, जो 6,000 करोड़ बीजेपी को मिला, 14,000 करोड़ किसको मिला है? दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐसा मसला है ऋतु जी, जिसमें सभी पार्टियां सवालों में हैं, इसलिए इसमें किसी एक पार्टी के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकती हैं। लाभ सभी पार्टियों को मिला था, इसमें आप सही बात को सामने रखें तो हम सुन सकते हैं। चलिए, आप दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात सामने रखी ऋतु जी। अब मैं अनिल बंसल जी का रुख करना चाहूंगी। अनिल जी, जब भी भ्रष्टाचार की बात होती है तो हमारा देखें तो चुनावी इतिहास भी अगर आप देखते हैं तो अलग अलग वक्त पे अलग अलग पार्टियों के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में इस बार के चुनावों में पिछले 10 सालों में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए गए वो कितने महत्वपूर्ण हैं, और जिस तरीके से ऋतु जी भी लगातार आरोप लगा रही हैं, ये सारे आरोप प्रत्यारोप क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे को दबा सकते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक बीमारी है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, ना कांग्रेस ना बीजेपी के प्रवक्ता। और जो राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने खुद कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो लाभार्थी तक 15 पैसे पहुंचते हैं। तकनीकी के इस्तेमाल और सारे कारणों से इसमें सुधार हुआ है, और निश्चित रूप से जो टारगेटेड है, जो भी सरकार योजनाएं चला रही है, आज पहले की तुलना में उसके परिणाम बेहतर आए हैं। इसमें दो राय नहीं है कि जो मनमोहन सिंह जी की सेकंड टर्म की सरकार थी उसमें कई तरह के घोटाले सामने आए थे। अब वो अदालतों में उनका क्या निष्कर्ष निकला है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, पर उस सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे हों या अरविंद केजरीवाल हों या बीजेपी के लोग हों या रामदेव हों, सब लोगों ने मिलकर एक देश भर में भ्रष्टाचार का अभियान चला था। तो वहां 2014 के चुनाव में मुद्दा भ्रष्टाचार था, इसको कोई नकार नहीं सकता, और वो सरकार चली गई थी। ये सही है कि जो 10 साल के नरेंद्र मोदी सरकार है उसमें विपक्ष कभी भी भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बना पाया है। चाहे उस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, आरोप चाहे लगे हों, लेकिन मुद्दा नहीं बना। हाँ, ये जरूर विपक्ष का आरोप है कि जो विरोधी दलों के नेता हैं उनको सरकारी एजेंसियां टारगेट कर रही हैं। तो अदालत में जब मामला जाता है तो ऐसा नहीं है, सरकार किसी को पकड़वा तो सकती है, मान लो सरकारी एजेंसी पकड़ लेगी, लेकिन अंततः सजा होगी या वो बेकसूर छूटेंगे, बरी होंगे, ये अदालत से सामने आ जाएगा। पर विपक्ष को ये मूल्यांकन और आकलन जरूर करना होगा कि वो भी 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल के बारे में कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाएं, उसे उठाएं और उस पर जनता का जनादेश मांगे। ऐसा अवसर कोई खास विपक्ष को अभी तक। अनिल जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक बड़ा सवाल इस बार ये भी है कि जो फेक नैरेटिव गढ़े जाते हैं, यानी टर्म यूज की गई है खान मार्केट गैंग, लेकिन दरअसल उन लोगों को भी टारगेट किया जाता है जो विपक्षी दल खास तौर पर उनकी गलतियों को छिपाने के लिए एक पर्टिकुलर नैरेटिव लगाते हैं, शुरू करते हैं, जिसमें कुछ चीजों पर तो वो जोरदार तरीके से बोलते हैं और बाकी गलत चीजों पर वो चुप हो जाते हैं। ये जो फेक नैरेटिव गढ़ा जाता है, ये भी कितना नुकसानदायक है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि इसमें सच छुप जाता है। हाँ, देखिए, भ्रष्टाचार किसी का हो, मान लो टारगेट भी किया जा रहा है, मैं ये मानता हूं कि किसी विपक्षी नेता को टारगेट किया गया, अगर वहां कोई धन निकलता है 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, तब निश्चित रूप से वो आदमी सवालों के घेरे में आता है कि भाई नहीं भी छापा लगता तो ये तो स्थापित हुआ ना कि कहीं ना कहीं वो आदमी जवाब नहीं दे पा रहा है कि ये पैसा कहां से आया, गलत तरीके से आया। तो ये मुद्दा अपनी जगह है, इसको कोई नकार नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी सरकार उसने जिस तरीके से भी मैनेज किया है, 10 साल में विपक्ष ने उस पर और सारे आरोप लगाए हों, चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लगाए हों और लगाए हों, लेकिन भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा, अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जो आया है उसमें ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया है, पर जो बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा उस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि उसके लाभार्थी सभी हैं। कम या ज्यादा की मात्रा जरूर हो सकती है कि बीजेपी को ज्यादा चंदा मिला हो, तो बीजेपी के लोगों का अपना तर्क है कि भाई हमारी बड़ी पार्टी है और ज्यादा लोग जो है। जाहिर है, दरअसल ऐसे हर मसले के कई पहलू होते हैं जिन्हें समझना जरूरी होता है, लेकिन फेक नैरेटिव को समझना और समझाना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल वक्त इतना ही है। मैं शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यह वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट।